हेलो दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, है ना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है और समझने लायक बात भी है इसमें। और इसमें हम ये समझेंगे सबसे पहले कि जो एटम होता है, या जो एटम ना कह के एक पीस ऑफ मेटल कह लो, है ना, उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो कि करंट कैरी करते हैं, है ना, वो कैसे होता है। तो चलो समझते हैं। सपोज करो बच्चों कि एक मेटल का कोई वायर है, कोई पीस है इस तरह से, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे क्योंकि जो चार्ज कैरियर होते हैं, करंट जो लेकर जाते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनका जो काम है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने वीडियो देखी थी, एनिमेशन देखी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ो, लेफ्ट में जाते हैं उतने ही राइट में, तो नेट करंट कितना होता है? 0। 10 इधर 10 इधर, 0 हो गया नेट करंट। तो इसलिए कोई नेट करंट नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं विद स्पीड, है ना, उसमें एक स्पीड भी तो होती होगी, और वो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 10 टू द पावर +6 की रेंज में, जिसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड, क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, तो उसका नाम क्या है? थर्मल स्पीड। तो यार ये इस थर्मल स्पीड से क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। लेकिन ये मोशन करंट ले जाने में किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि करंट के लिए नेट चार्ज का फ्लो होना चाहिए एक डायरेक्शन में। करंट तब हम मानेंगे कि मैंने अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखा तो इसमें या तो चार्ज इधर जा रहा हो या चार्ज पर सेकेंड इधर जा रहा हो, इधर भी जा रहा है उतना ही चार्ज, इधर भी जा रहा है उतना ही चार्ज, देन देयर इज नो नेट करंट व्हिच हैपेंस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ऐसे होता है ना। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात सुन लो ध्यान से। ये जो भी हम मॉडल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ मॉडल हैं, है ना, एक्चुअल नहीं है। यार एक्चुअल हमने इलेक्ट्रॉन देखा ही हमें कैसे पता होगा, है ना, हमने नहीं देख सकते हम किसी भी माइक्रोस्कोप से कि इसके अंदर जो एक्चुअल मोशन है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का होता है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं देखे, है ना, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर देखे हैं, बट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम अभी किसी भी सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को भी जो है नहीं देख सकते, सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा होता होगा। प्लस माइनस का आइडिया भी हमने लगाया, है ना। लेकिन अब जैसे तुम अगर 14 चैप्टर तुमने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स वाला, या जब क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा अभी तो क्वांटम फिजिक्स में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अजीब ही तरह का बिहेवियर दिखाता है। हम देखेंगे वेव नेचर भी दिखाता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मानेंगे, है ना। हो सकता है किसी किताब में वेलोसिटी का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन अलग हो, जैसे कि एस.सी. वर्मा में अलग है ना, और बाकी किताबों में अथर अलग अप्रोच रखते हैं। तो वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन ही है, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों ही गलत हैं और दोनों ही सही है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ये कोई एक्यूरेट स्पीड नहीं है या एक्यूरेट कोई एक्सप्रेशन नहीं है। फैक्टर्स ये है कि किन बातों पर डिपेंड करता है, वो मेन चीज है ना। तो होता क्या है इनिशियली, जब ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन ये है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा? थर्मल स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, वापस 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 वापस, ऐसे। तो ये नेट कितना खिसका? यहां था ना एक डायरेक्शन में, अगर आप देखो एक्स एक्सिस में, यहां था तो सिर्फ इतना खिसका, बहुत ही कम खिसक रहा है ना। और फिर से टकराया, देखो इससे टकराया, इससे टकराया, फिर से हो सकता है कि अपनी इनिशियल पोजीशन में भी वापस आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि यहां कोई नेट चार्ज का जो मूवमेंट है वो नहीं है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि हमने बात करी कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहे हैं उतने ही इधर खिसक रहे हैं, तो इनका मोशन कैसे होता है? टकरा के आपस में थोड़े खिसकते रहते हैं, ठीक है। अब क्या हो कि अगर हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों कनेक्ट करते हैं, सपोज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में लिखो V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है अगर इसकी लेंथ L है कंडक्टर की, तो V = E × L, याद है ना। तो E कितना हो गया? V/L। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था हमने, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E V/L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है हर एक इलेक्ट्रॉन के पास। तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था ना। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं लगाते हो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो, तो जो रैंडम मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, इस तरह से रैंडम। ये बात जो मैं बोलता हूँ ना, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन वगैरह, इसको लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, मैक्सिमम यही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो रैंडम मोशन कैसे होती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, ये भी मान लो कि स्विच ऑफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं,
ठीक है, टकराते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मोशन करते रहते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो सोचो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है E जिस पे चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा, F = QE, है ना, जानते हो, तो E × E। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना तो फोर्स इधर लगेगा, माइनस का चार्ज है, वो सब नौटंकी हमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको माइनस भी अगर लिख दूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। ओके, तो इस पे फोर्स लगा, अब ये ऐसे तो था नहीं कि रुका हुआ था, पहले से ही चल रहा था ना, तो ये पहले से ही चल रहा था और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, तो इस तरह से अगर ये मूव कर रहा था, पहले स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, है ना, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा इस तरह से, तो क्या करने लगा, एक पैराबोलिक पाथ में घूमेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले की बात हम देखें तो ये जो रैंडम मोशन होती है इसको आप एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हो, सब अजम्पशन ही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हो, बट आफ्टर इट स्ट्राइक्स, आफ्टर इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करता है बच्चों, ये पैराबोलिक मोशन इस तरह से करने लगता है ना, इस तरह से पैराबोला में घूमता रहता है, पैराबोला में। तो उसका रीजन पता लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई हो गया, और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक चार्ज किस तरह की मोशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर है? तो ये बात, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता तब स्ट्रेट लाइन में मोशन करते रहते हैं रैंडमली, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है तब उनकी जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो पैराबोलिक हो जाती है। ओके बच्चों, ठीक है, तो फिर देखो ये करेगा क्या ये सीधा सीधा ऐसे भाग जाएगा? नॉट पॉसिबल। ऐसा तो बच्चों तब होता है यार कि जब ये फ्री होता ना, फ्री मतलब रुका हुआ होता, तो जब ये रुका हुआ होता तो सीधा सीधा इधर को फोर्स लग जाता, लेकिन क्योंकि ये रुका हुआ नहीं था, ये पहले से इतनी खतरनाक स्पीड से चल रहा था, तो क्या होगा, ये ऊपर जैसे मान लो ऐसे जा रहा था तो ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर टकराएगा, ऐसे जाना था थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हल्का सा कई टक्कर के बाद, कई कॉलिजन के बाद, यहां था तो यहां पहुंचेगा, टकराने के बाद हल्का हल्का ऐसे थोड़ा थोड़ा घिसटेगा, घसीटेगा ना, घिसटेगा जिसे कहेंगे, घिसेगा तो नहीं कहेंगे, घसीट, अबे जो भी है ना, ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है, घसीटना, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करता रहेगा, घिसट, यस घिसट के चलता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ टकराया यहाँ पहुंचा, टकराया यहाँ पहुंचा, टकराया यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो अगर ये छोटी सी डिस्टेंस को भी चलना होगा इसको तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, पर सर ऐसा तो होता ही नहीं है, करंट तो हम ऐसा बटन दबाया और यूं करके एकदम जुम फ्लो हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। तो हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है करंट के फ्लो होने के लिए, उसमें कुछ और चीजें हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां जाएगा तभी करंट होगा, 10 तक तो ये पढ़ा था, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया भी था कि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से चल के यहां जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तभी करंट फ्लो होगा ना, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा बच्चों, ये एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, तो ये दूसरे को टक्कर मार देगा, दूसरा तीसरे को टक्कर मार देगा, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, और अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा टक्कर लगेंगे तो उतनी जल्दी यहीं पहुंचेगा। जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने कम कॉलिजन होंगे, है ना, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कम कॉलिजन होंगे। एग्जाम्पल समझ लो मॉल वाले से, फिर से मॉल वो जो थिएटर होता है ना, थिएटर, उसमें क्या है, छोटा सा गेट है, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं इस तरह से, आदमी औरत वॉटेवर जो तुम मानना चाहो, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब क्या हुआ कि हल्का सा यहाँ से फोर्स लगा, हल्का सा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको डोमिनो इफेक्ट पे भी मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा, उसको देखना। तो इस पे फोर्स लगा, इसने इसको और ये पहुंच गए, ठीक है। अब कोई भी पहुंचे, करंट का उससे मतलब नहीं है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पहुंचे, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन पहुंचे, बस वहां पहुंचना चाहिए। पहुंच गया, वो एक आदमी बेचारा वहां जो था इस तरह से वो गिर गया, ठीक। अब सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ज्यादा हैं, ऐसे रिलेट करना। अच्छा, फिर गेट नंबर 2, इस बार लोग कम हैं, फिर से फोर्स लगा, तो बताओ किस बार करंट ज्यादा फ्लो होगा, या किस बार आसान होगा, जल्दी होगा पहुंचना, कोई भी पहुंचे। इस बार जल्दी से पहुंचेगा इंसान हल्का सा फोर्स लगने पर, या इस बार जल्दी से पहुंचेगा? बोलो, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने जल्दी फोर्स लगेगा, कोई ना कोई वहां गिर जाएगा। जितने कम लोग होंगे ये इसको गिराएगा, थोड़ा टाइम लेगा ना ज्यादा, ये इसको गिराएगा, फिर कहीं जाके गिरेगा, है ना। इससे रिलेट करना भी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ चीजें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री कंडक्टर के अंदर उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन को यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये बस किसी भी को फोर्स लगा के ड्रिफ्ट करा के, तो हल्का सा ड्रिफ्ट कर रहा है, देखो इसने क्या किया, ये आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं चला, हल्का सा ये गिरा बस, यहाँ ये ऐसे हल्का सा गिरा, ये हल्का सा गिरा, ठीक है। तो इसको हम डोमिनो इफेक्ट में भी समझेंगे। तो ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खाली एक इलेक्ट्रॉन
यहां से यहां जाएगा ऐसा मत सोचना, वो दूसरे तीसरे पांचवें 100वें 50वें इलेक्ट्रॉन को भी फोर्स कर सकता है वहां जाने के लिए, और तब भी वो करंट फ्लो कराएगा। ओके, तो ये हम थोड़ा करंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे नहीं कि एकदम यूं फ्री हो गया और स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करने लग गया सुंदर तरीके से, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, पता लग गया ना कि इसको फोर्स लगाता है इसको, तो हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर करके जाते हैं, ठीक, घिसट घिसट के जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, जिसका हम एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। तो थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब देखते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड की क्या रेंज होगी। चलो, एक कंडक्टर हमने एज्यूम करा है ना, इसमें कैपिटल N नंबर ऑफ टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह लो कि जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फ्लो करेंगे या जो जिनमें फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो सब पे लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है कनेक्ट किया, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसका चार्ज E है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा तो फोर्स उल्टे लगेगा E इंटू ई, याद है ना, F इज इक्वल टू ई ई। ऐसे सब पे फोर्स लगेगा ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे सब पे, इस पे ई ई, इस पे ई, तो एवरेज फोर्स मान लो ये, दिस इज से एवरेज, ठीक है, या सम ऑफ ऑल फोर्स, दिस इज E वेक्टर E। क्लियर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत पे फोर्स लगेगा, तो ऑन एन एवरेज एक हमने फोर्स कंसिडर कर लिया, दैट इज E इंटू ई। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? दिस इज एवरेज फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया, एक चीज और है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, तो इसमें डेफिनेशन आप लिख लेना, इट इज द टाइम टेकन या इट इज द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराता है उससे ना, टकराता तो है ही, तो उसमें कितना टाइम लेता है, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। और ये जो रास्ता है जब तक वो नहीं टकराया, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। ये हमने पिछले साल पढ़ा था 11th क्लास में, मीन फ्री पाथ गैस के मॉलिक्यूल में, सेम आप उसको इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो फ्री पाथ क्या होता है, द पाथ कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर कॉलिजन, है ना, जितना कॉलिजन से पहले वो पाथ चला उसको फ्री पाथ बोलते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम पता लग गया कि इसने, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे से टकराने में कितना टाइम लिया। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन बराबर टाइम लेंगे, तो नहीं, कोई कहाँ अरेंज है, कोई कैसे अरेंज है ना, एटम के अंदर सब इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग तरह से अरेंज है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है ना, तो इसलिए ये जो एवरेज टाइम हो, ये जो सॉरी रिलैक्सेशन टाइम होगा, ये हर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग हो सकता है। तो इस रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ, ये टॉर्क वाला जो टाउ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो बात समझो कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इट इज द टाइम टेकन, टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे को टक्कर मारने से पहले कितना टाइम लिया, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। और जो वो डिस्टेंस चली, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ, ठीक। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, F इज इक्वल टू ई इंटू, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, एवरेज फोर्स हो गया। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से था, ये नेट जो है हमने भी देखा कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन अगर एरिया आप पकड़ो तो जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कितनी है, 0, है ना। एवरेज वेलोसिटी जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, तो कोई एवरेज वेलोसिटी से कहीं जा तो नहीं रहे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो कोई दूसरा इसकी जगह ले लेता है, तो कुल मिला के वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो U एवरेज इज इक्वल टू 0। इनिशियली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देयर इज नो फ्लो ऑफ नेट चार्ज, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन एवरेज वेलोसिटी टू बी 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर, तो नेट कोई फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा, अब बताओ, जैसे इस पर एक फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन पर, तो ये एक एक्सेलरेशन फील करेगा, कब तक फील करेगा, बस जब तक ये टकराता नहीं, टकरा गया तो फिर खत्म काम है ना, फिर तो दूसरा फोर्स लगेगा, ठीक है, दोबारा फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू ई, ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा विच इज कांस्टेंट, है ना, जो कांस्टेंट होगी, कब तक, जब तक ये दूसरे से टक्कर नहीं खा जाता। तो दूसरे से टक्कर खाने में कितना टाइम लगा, देखो टाउ। अब ये सबके लिए टाउ अलग अलग होगा, है ना, हो सकता है कि इसने 1 सेकेंड लिया, एक्सेलरेशन बहुत कम टाइम होता है, ये इसने 1 सेकेंड लिया, इसने 2 सेकेंड लिया, इसने 3 लिया, इसने 0.5 लिया, तो सबके लिए अलग अलग जो है टाइम हो सकता है, इसके लिए टाउ 1, किसी के लिए टाउ 2, तो हम इसको टाउ 1 टाउ 2 ना कह के क्या बोल रहे हैं, एवरेज टाइम, है ना, तो उसको हम बोलेंगे टाउ। सिर्फ हमने सबका एवरेज निकाल लिया, ठीक है, ओके। तो U एवरेज 0 और टाइम कितना लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कब तक रहा,
ये नहीं कि कब तक पहुंचा, वहां कब तक पहुंचा, इससे मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन कब तक रहा, तो आंसर क्या है, टकराने से तक, नहीं टकराने तक, है ना। एक्सेलरेशन तो टकराने तक रहा ना, ये इससे टकरा गया, फिर फोर्स का काम खत्म। क्लियर है? अच्छा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। F इज इक्वल टू ma, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। F की वैल्यू रखो E माइनस लगा दो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन भी हम एवरेज ले रहे हैं ना, सबकी, एक की नहीं ले रहे, किसी, सारे एवरेज एक्सेलरेशन है। तो दिस इज A इज इक्वल टू माइनस E अपॉन me, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये एवरेज सब बात चल रही है। तो v कितना, इसको हम vd मानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u एवरेज 0 था, a हमने देखा e अपॉन m, और टाइम कितना, तो टाइम बच्चों ये नहीं कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, ये टाइम नहीं है ना। टाइम कौन सा है, देखो क्या है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और वो हमने एवरेज ले लिया, एंड दैट इज से टाउ। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 0 हटा सकते हो, तो ये क्या बचेगा, माइनस ई टाउ अपॉन एम, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जाने में कितना टाइम लिया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ध्यान रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम वन टू अदर प्लेस। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ ये रिलैक्सेशन टाइम पर। और रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, आंसर इज टेम्परेचर पर। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे तो करता ही ऑब्वियसली कि वो मेटर कौन सा है, और दूसरी चीज क्या है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सोचो, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर का मतलब एक प्रेशर समझ लो, कि जैसे मॉल में आदमी खड़े थे तो प्रेशर बढ़ाए तो क्या होगा, जल्दी जल्दी टक्कर लगेगी, जल्दी जल्दी टक्कर लगेगी तो क्या होगा, सोचो। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, तो कॉलिजन जल्दी हुआ तो क्या हुआ, टाउ डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टक्कर जल्दी जल्दी लगेगी, और जल्दी जल्दी अगर कॉलिजन हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर का इफेक्ट जो है पूछा तो बता सकते हैं ना, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तो टाउ तो कांस्टेंट हो गया, फिर ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने एवरेज की बात करी है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा नहीं, मतलब सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है, विच इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ए पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, अच्छा, तो फिर E तो कांस्टेंट है ही, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, तो ऐसा देखा गया है कि जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो उतना ही ज्यादा करंट जो है फ्लो होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक फैक्टर है। करंट खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो होगा ये बात सही नहीं है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक फैक्टर है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया। फिर से मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी एक्सप्रेशन, ये सब हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या लगा रहे हैं हम, सिंपल मैकेनिक्स लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों जो ये छोटी छोटी चीजें हैं इलेक्ट्रॉन टाइप की, ये मैकेनिक्स का फॉलो बहुत ही कम करती है। मैकेनिक्स के बहुत सारे रूल यहाँ फेल हो जाते हैं, तो ये क्वांटम फिजिक्स को फॉलो करती हैं। तो ये जो भी हमारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, दिस आर नॉट 100% एक्यूरेट। काफी हेल्प मिलती है इनसे करंट को समझने में, लेकिन इनके बेसिस पर ज्यादा हम कुछ चीजें डिस्कवर नहीं करते, वो क्वांटम फिजिक्स पे हम काम करते हैं। खैर, तो इसको मिटा दें, समझ में आ गया, इसका देख लेना इसको। बहुत सारी किताबों में इसको वेलोसिटी को अलग अलग निकाला, पहले v1 निकाला, फिर v2 निकाला, फिर उनका एवरेज लिया। आपको वो सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है फाइनल, उसको आप याद रखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू 0 था, a इंटू टी, a है माइनस ई अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी, का मतलब है टाउ से। यहाँ टी कौन सा नहीं है, ध्यान रखना, ये वो वाला टाइम नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेता है। अगर वो टाइम निकालने लगे तो फिर निकालते रह जाओगे, समझ आया ना। वो 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5, इतना बड़ा सेकंड, इतना बड़ा टाइम भी आ सकता है। तो मतलब यहां से यहां करंट जाने में 10 टू द पावर 6 सेकंड लग जाएंगे, अगर खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करे तो करंट जो है वो खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सिर्फ इतनी है कि इसने टक्कर लगने से पहले किस स्पीड से चला, टक्कर लगने से पहले ये किस स्पीड से चला। डोमिनो इफेक्ट को बिल्कुल इस एनिमेशन में देखो। ओके,
ये जो मार्बल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वुड पर इफेक्ट देखेगा बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसे हम हल्के से मार्बल को पुश करते हैं तो वुड पर देखो इमीडिएटली इफेक्ट पड़ता है, जबकि देखो मार्बल्स की स्पीड बहुत कम है। तो ये है ड्रिफ्ट स्पीड जो कि बहुत कम होती है, लेकिन जो इफेक्ट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वो एकदम दिखती है, इमीडिएटली दिखती है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी फिर तो हो गया काम, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यूज की होती है। अभी हम इसको जो है न्यूमेरिकली भी समझेंगे। चलो तो फिर से एक हमने वायर लिया, वायर में इलेक्ट्रॉन मोशन में है और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस तरह से V, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E सेटअप हो गया। ये L लेंथ है इस कंडक्टर की, ठीक। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल वो N है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ओके। अच्छा ये L को भी मैं थोड़ा नहीं लिखता, मैं बताता हूँ। देखो करंट क्या होता है, फिर से करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, ये तो होता है। तो सपोज करो मैंने, अब एक बात और कि करंट हमने पहले बताया था कि करंट चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है ना, तो करंट जो है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड क्वांटिटी है। माने कि जितना, अगर मैं कोई दो क्रॉस सेक्शन एरिया बना लूँ यहाँ पर, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो मैंने यहाँ एक क्रॉस सेक्शन एरिया 1 बनाया, यहाँ 2, यहाँ मैंने देखा कि पर सेकंड 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा, 2 कूलम, ठीक है। करंट यार किसका फॉलो करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन लॉ का फॉलो करेंगे ना। जितना चार्ज पर सेकंड यहाँ फ्लो हो रहा है या यहाँ से गुजर रहा है, पास हो रहा है, उतना ही चार्ज जो है क्रॉस सेक्शन नंबर एरिया नंबर 2 से पास होता है, ठीक है। तो हमने छोटे छोटे 2 क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिए, बहुत छोटे से, ठीक है, जिनके बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो हमने कितनी मान ली, VD। अब हमें पता है VD क्या हो गई, अगर इनके बीच की लेंथ L हो तो L अपॉन T, और T को हमने ऑब्वियसली क्या लिया है, 1 सेकेंड, तो L कितनी आ गई लेंथ, VD। क्यों हमने 1 सेकेंड लिया, क्योंकि हम करंट निकालना चाह रहे हैं, और करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोन पर सेकेंड, तो इसलिए हमने T को क्या लिया, 1 सेकेंड, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द करंट। आप कोई से भी 2 एरिया चुन सकते हो, क्योंकि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। करंट डिपेंड करती है किस पे, समझ गए ना, करंट किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे, चार्ज के अमाउंट पे, और कुछ नहीं। चलिए तो मानो इसमें कैपिटल M नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है इस रीजन में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 to 2 सेक्शन में कैपिटल N, इसका एरिया A है, यूनिफॉर्म मान लो एरिया A है, ठीक है, और लेंथ मैंने बता दी कितनी है, VD कैसे होगी पता लग गया, लेंथ L मान लो, T को 1 सेकेंड रख दो, तो क्यों 1 सेकेंड रख दो वो मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि हम करंट निकालना चाह रहे हैं, और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो T हमने लिया है 1 सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया मान सकते हो, डिस्टेंस हो गई VD। अच्छा अब हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो करंट से पहले हमें निकालना पड़ेगा चार्ज, है ना, Q, और T तो 1 है ही, तो I बराबर Q आ जाएगा, तो T 1 है, Q निकालते हैं, तो Q बच्चों क्या होता है, Q इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E, है ना, टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन, कितने चार्ज या कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, वही हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा एक चीज होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको आप देखेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पता है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N, वॉल्यूम कितना हो देखो इसका, एरिया A है, लेंथ VD है, तो ये हो गया बच्चों A इंटू VD, तो कैपिटल N कितना हो गया बोलो, स्मॉल n A इंटू VD, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन, जो यहां से यहां फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, वही तो करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो ये हमने यहां से Q निकाला, कितना हो गया N की वैल्यू रख दो, N A VD इंटू E, ठीक, और वहां वैल्यू रखेंगे तो I कितना आ जाएगा, Q अपॉन T, और T हमने पहले से ही कितना लिया, 1 सेकेंड, तो बताओ I कितना आ गया, NEAVD। जो करंट का एक्सप्रेशन है वो ये होता है, ये किस पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली E पे, एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया इंटू लेंथ, VD क्या थी, लेंथ थी ना इतनी, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और E चार्ज पे, वो तो करेगी, तो इस सबको मिटा दूं, तो ध्यान रखना I इज इक्वल टू NEAVD, ये एक्सप्रेशन, ओके। अब इसको देखते हैं कि करंट की स्पीड जो होती है, ऐसा देखा गया है कि वो तो
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, यानी कि लाइट की स्पीड के बराबर से करंट चलती है। 3 × 10⁸ यहां बटन दबाओ और लाइट की स्पीड से करंट दूसरी जगह पहुंच गई। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी, ये पाई जाती है mm/s, 1.1 mm, सोचो मिलीमीटर पर सेकंड। हल्का हल्का, जैसे अभी हमने डोमिनो इफेक्ट में देखा ना, हल्का हल्का ऐसे गिरेगा बस, हल्के हल्के स्पीड से। लेकिन करंट किस स्पीड से आ रही है, जैसे वो पैटर्न भाग रहा था जिस स्पीड से। तो व्हाई इज दिस, है ना, क्यों है ऐसा? तो ऐसा क्यों है यहां देखेंगे, स्मॉल n नंबर डेंसिटी। जैसे मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया था लोगों का, तो जितने लोग कम होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम है, हल्के हल्के ऐसे गिर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा उस पैटर्न को चलने में। वो पैटर्न ही करंट है। देखो अभी डोमिनो इफेक्ट देखा ना, वो पैटर्न ही करंट है। अच्छा, अगर ज्यादा लोग हुए तो क्या होगा, सोचो, बहुत ज्यादा लोग हुए तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटी है अभी भी, जल्दी जल्दी ये पैटर्न चलता रहेगा और ये पैटर्न ही करंट है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि करंट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ है, लाइट की स्पीड के बराबर है, जबकि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज ओनली 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन तुम्हें मिल गया होगा ना, क्योंकि जो करंट होती है बच्चों, वो नंबर डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है और नाइक्रोम थोड़ा बुरा कंडक्टर है। क्यों है, क्योंकि कॉपर में n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसको मिटा दें। तो ये दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आए होंगे। एक छोटा सा एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ओम्स लॉ की दूसरी फॉर्म, J = सिग्मा ई। तो हमने देखा था V = IR, ये ओम्स लॉ था। फिर से अगर मैं एक कंडक्टर को एज्यूम कर लूं जिसकी लेंथ L है, V उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो हमें पता है कि V = E × L, I ऐसे रहने दो, R की वैल्यू पता है सबको, ρL/A। L से बच्चों L कैंसिल हुआ, I/A, ये क्या होता है, आप देखो J है ना, करंट डेंसिटी। तो ये एक फॉर्मूला ये भी इस्तेमाल हो सकता है कहीं कहीं, E = J ρ। आप रो को इधर ले आओ तो J कितना हो गया, 1/ρ × E, और 1/ρ हमने देखा कि J = कितना आया था, 1/ρ × E, तो J 1/ρ होता है सिग्मा × E। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी जो है लिख सकते हो, है ना, क्योंकि J वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी ओम्स लॉ का ही दूसरा फॉर्म है। इसमें क्या होता है ना कि एक एक्सप्रेशन और आता है कि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में जो है आप रिलेशन निकालो। तो यार हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ने से घटता है ना, जल्दी जल्दी कॉलिजन होता है, हमने सोचा पढ़ा वो सीखा। तो इनमें हमें रिलेशन निकालना है, बहुत ही सिंपल है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सब का इस्तेमाल कर दो, आंसर आ गया। शुरू करते हैं V = IR से, ओम्स लॉ से, और V कितना होता है, E × L, वो कंडक्टर उसकी लेंथ L, वो सब नोटंकी है ना, = I अभी हमने पढ़ा NEAVD × R पढ़ा ρL/A, L से L कैंसिल बच्चों, A से A कैंसिल, E = NEVD की वैल्यू रख दो, E कैपिटल E τ/m, माइनस नहीं लगा रहे क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो कैपिटल E से कैपिटल E कैंसिल, तो रो कितना आ गया, m/ne² τ। तो ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया कि नहीं, है ना, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, वो तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घटता है। इससे आगे पूछ लेते हैं कि कंडक्टिविटी बताओ, तो सिग्मा कितना होता है, 1/ρ, तो इसको उल्टा कर दो, NE² τ/m, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये मैकेनिक्स बेस्ड फॉर्मूले हैं, इसको आप जो है इतना सीरियसली ना लें इन फॉर्मूले को, डिपेंडेंस आप समझ सकते हो बस, क्योंकि जो करंट होती है वो सिंपल मैकेनिक्स पे काम नहीं करती है ना, सिंपल फिजिक्स पे काम नहीं करती, मॉडर्न फिजिक्स पे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो अगर डीपली स्टडी हमें करनी है करंट की, उसको समझना है कि उसकी स्पीड, करंट की स्पीड 3 × 10⁸ क्यों है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है mm/s में, तो वो हमें क्वांटम फिजिक्स समझाता है। उसके लेक्चर्स हैं, अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सोचा था कि न्यूमेरिकल विषय ले लें, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट क्लास कर देंगे। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं के बेस पे अगला जो लेक्चर होगा वो टोटली न्यूमेरिकल का हो जाएगा। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।